सीबीएसई क्लास 10th में साइंस में जो हमारा पहला चैप्टर है होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रहेगी, और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले फिजिकल रिएक्शन को समझेंगे। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 7th क्लासेस में पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की नहीं बदलती। मीन ऐसे चेंजेस में फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। मीन द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के एग्जांपल हम ही ले सकते हैं, जैसे कि आपने पेपर लिया, पेपर को आप फाड़ देते हैं, टीयर कर देते हैं, तो फाड़ने पर क्या होता है, वो पहले भी पेपर था, बाद में ही पेपर रहेगा। पहली प्रॉपर्टीज़ भी उसकी वैसी थी और बाद में प्रॉपर्टीज़ भी वैसी की वैसी रहेगी। ये जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को आपने बॉईल कर लिया तो उससे वेपर बन गई, तो पहले भी वो H2O था और बाद में भी H2O ही रहेगा। आपने उसको फ्रीज़ कर लिया, फ्रीज़ करने के बाद जो हमारा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो पहले भी H2O है, बाद में भी H2O है, प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं हुई उसकी। मीन उसका कंस्टिट्यूएंट है वो वैसे का वैसे रहा, कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहता है, तो उसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जबकि अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तो यहाँ पर वही दिया है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। किसी एक सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसको आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन की रस्टिंग हो जाना, जंग लग जाना। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, मिल्क का कर्ड में बदल जाना। डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेस्ट हो जाना, या फिर रेस्पिरेशन। ये सभी हमारे पर केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन पहले फ्रेश होता है तो उसका कलर अलग होता है, लेकिन जब रस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पर उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। जैसे द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि जो मिल्क का टेस्ट अलग होता है, कर्ड का टेस्ट अलग होता है, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती है, तो यह भी केमिकल चेंज है। इसी तरह डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन हो जाना, रेस्पिरेशन, ये सभी क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, मीन केमिकल चेंजेस है। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बनता है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज, जो कि प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल अलग रहता है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस मीन जो पहले सब्सटेंस लिया था उसकी प्रॉपर्टीज, जो नया सब्सटेंस बन गया है उसकी प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती है। सो इन अ केमिकल रिएक्शन, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज टेक प्लेस, एक केमिकल चेंज होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से अलग हो जाएगी। ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मीन एटम्स अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं और नया तरह का सब्सटेंस बना लेते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में कहा गया है यहाँ पर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हैं एयर में टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। मीन जब आप किसी मैग्नीशियम को ले लीजिए और मैग्नीशियम को आप एयर में बर्न करें, तो मैग्नीशियम को एयर में बर्न करने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से बिल्कुल अलग होती है। मैग्नीशियम हमारे पास सिल्वरी कलर का होता है, एयर जो कि ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे मैग्नीशियम के हम रिएक्शन कराते हैं O2 से, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि सिल्वरी कलर का है। ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो एक पाउडर के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम की बदल जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मीन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होती है, और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होने की वजह से ही ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर बनकर आ जाता है, यह है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मीन जब भी आप बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो उसको रिबन को बर्न करने से पहले आप उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, मीन उसको साफ़ कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, दिस इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई होती है।
उसको हटाने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही जलाने लगे तो वो जलेगा नहीं, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी उसकी सरफेस पर क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। इसलिए आप क्या करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, और सैंड पेपर से रब होने के बाद उसकी लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वो हट जाती है, हट जाने के बाद वो आसानी से बर्न हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर आता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। अगला टॉपिक आता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स वे सभी कंपाउंड हो सकते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में जितने ही पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होंगे उनको आप कहेंगे रिएक्टेंट। कहा है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको आप रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है हमारे पास। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वे नए सब्सटेंस होते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन में लास्ट में बन के आएंगे। इनका है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। नए सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद में बनते हैं इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट, उसको आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई थी Mg की रिएक्शन कराई थी हमने ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया था वहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास ये प्रोडक्ट है, और मैग्नीज और जो ऑक्सीजन हमारे पास ये रिएक्टेंट है। अब हमने पढ़ा तो कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा, कैसे पहचानी जाएगी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इनको हम यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसको आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको देखकर हम पहचान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी जो इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस के निकलने से पहचानी जाएगी। कहा है द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की रिएक्शन है, इस कैरेक्टराइज उसको पहचाना जाता है बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन से पहचानी जाती है। जैसे अगर आप जिंक की रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तो ये जिंक सल्फेट बनता है और साथ साथ यहाँ बनती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस हाइड्रोजन गैस के बनने से ही हम पहचान लेते हैं केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। दूसरा कैरेक्टर्स आता है चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे पास ऐसी भी होंगी जो चेंज इन कलर से पहचानी जाएगी, कलर के चेंज होने से पहचानी जाएगी। कहा है द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप रिएक्शंस कराते हैं साइट्रिक एसिड की और पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो यहाँ पर इस रिएक्शंस को पहचाना जाता है कलर में चेंज होने की वजह से। उसका कलर जो है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। आपने क्या किया, आपने साइट्रिक एसिड लिया था, साइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, और पर्पल कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कलर जो है वो पर्पल से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कोई भी कलर वहाँ पर नहीं बचता। रिएक्शन को हम कलर के चेंज की वजह से ही पहचान रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कहा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हैं तो ये भी इस कैरेक्टराइज बाई चेंज इन कलर, तो ये भी चेंज इन कलर से ही पहचानी जाती है। फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, यहाँ पर कलर जो होता है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो क्या बन जाता है, उसका ग्रीन कलर हो जाता है। तो कलर में चेंज हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये रिएक्शन चेंज इन कलर से ही पहचानी जा रही है। कुछ केमिकल रिएक्शन स्टेट की वजह से पहचानी जाती है। जो सब्सटेंस है उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चेंज इन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कुछ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस की स्टेट के चेंज से पहचानी जाती है। सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें क्या होता है आपस में उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। क्या है द कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। जो कैंडल वैक्स होता है, जो मोमबत्ती का मोम होता है, उसकी कंबशन इसमें आप उसको जलाते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन को पहचाना जाता है कि वो सॉलिड था पहले, क्योंकि वैक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जो कंबशन होता रहता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, उसकी स्टेट में चेंज रहा है, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है।
आएगा है बिकॉज द वैक्स इज सॉलिड, क्योंकि वैक्स सॉलिड होता है। वाटर फॉर्म बाय द कंबोशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जिसका वाटर फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वेर इज कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ जो वहाँ पर जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ऑफ द वैक्स इज ए गैस, वो क्या होती है, गैस के फॉर्म में होती है। मीन एक स्टेट सॉलिड से क्या हो रहा है, वहाँ पर लिक्विड भी बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ साथ क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड बने वो गैस फॉर्म में है, जबकि वैक्स क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। तो यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट से केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन बी शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। मीन सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। मीन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेचर में चेंज की वजह से पहचानी जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम इज कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। मीन जब आप क्विक लाइम को, मीन चूना पत्थर होता है, जब आप उसको वाटर में रिएक्शन कराते हैं, उसको वाटर में मिलाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मीन आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चूना पत्थर, कोई चूना जो होता है, उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो करेक्शन पहचानी जा रही है चेंज इन टेम्परेचर की वजह, तो ये भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब जिंक के जो, अगर आप रेपर्स जिंक को ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लें और उसको रिएक्शन कराएं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, इज ऑल्सो कैरेक्टराइज, उसको भी पहचाना जाता है बाय द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। विच इज़ ए राइज इन द टेम्परेचर, जो कि वहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ाव हो जाता है। मीन जब भी आप जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रिएक्शन भी चेंज इन टेम्परेचर से ही पहचानी जाती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मीन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी जो कि प्रेसिपिटेट के बनने से पहचानी जाएगी। प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट एक तरह का सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड में इनसोल्यूबल मटेरियल के फॉर्म में दिखाई देता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, इस कैरेक्टराइज तो ये पहचानी जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसको पहचाना जाता है बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट से। मीन यहाँ पर क्या होता है, जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बन के आएगा, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन के आएगा। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, बेरियम सल्फेट बन जाता है जो कि एक पीपीटी के मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पर अलग ही दिखाई देता है इनसोल्यूबल मटेरियल के फॉर्म में, और साथ में बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला टॉपिक आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, किस तरीके से उसको पहचानेंगे। लेकिन अब किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाए, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। मीन केमिकल इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। मीन जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको अगर रिप्रेजेंट कर लिया जाए सिंबल और फॉर्मूले से, तो उस रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लिया कोई दो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, वो रिएक्शन करके बना रहे हैं सी और डी बना रहे हैं। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ए और बी के हमारे पास रिएक्टेंट है, एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट, जबकि सी और डी का है यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाएंगे। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और जो एरो की डायरेक्शन होती है ये केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करती है। मीन केमिकल रिएक्शन ए और बी आपस में मिल रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं। कंडीशंस इफ एनी इज रिटन जनरली अबव द एरो, अगर कुछ कंडीशन वगैरह होती है टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है, उसको आप इस एरो के ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। मीन किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबल और फॉर्मूला लगाकर रिप्रेजेंट करें तो उसको कहेंगे आप केमिकल इक्वेशन। जैसे हम जनरली लिख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन इसको कार्बन लिखें, कार्बन लिखा जाए प्लस ऑक्सीजन लिखा जाए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बेहतर है कि आप सी लिखें प्लस O2 लिखें, कार्बन के लिए सी, ऑक्सीजन के लिए O2, और एरो लगा के CO2 लिख दिया जाए तो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पर, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, इट गिव्स वाटर, तो क्या बनता है, वाटर बनता है।
हमें पता है कि ऑक्सीजन का आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया यहाँ पर वाटर बन गया। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस रिएक्शन को आप इस इक्वेशन से बना सकते हैं। मीन आप या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बन गया, वाटर बन गया। लेकिन अगर आप इन दोनों के सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, मीन हाइड्रोजन का H2 लिखा आपने और ऑक्सीजन का O2 लिखा और बाद में क्या बना लिया, वाटर का लिख दिया, H2 लिख दिया, तो इसको कहेंगे आप केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक बैलेंस, मीन ए केमिकल इक्वेशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स, को 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होगी जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में होगी जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर नहीं होंगे। तो पहली आ जाती है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहा है, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल इन द बोथ साइड। में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट्स के, वो इक्वल होते हैं, मीन बराबर होते हैं दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया Zn प्लस H2 SO4 ZnSO4 प्लस H2। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फर आर इक्वल ऑन द बोथ साइड। यहाँ पर जो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फेट है, दोनों साइड में क्या है, वो बराबर है। सो इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर Zn 1 है तो यहाँ पर भी Zn 1 है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर SO4 1 है तो यहाँ पर भी SO4 1 है। मीन बराबर बराबर प्रेजेंट है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। टू ओबे दिस लॉ, इस लॉ को ओबे करने के लिए द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मीन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इस लॉ को फॉलो करने के लिए ही हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके टोटल मास वो बराबर रखते हैं, जितने भी वहाँ पर प्रेजेंट है प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके टोटल मास के बराबर रखते हैं। इसके बाद आता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने बैलेंस पढ़ा, तो उसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल नहीं होंगे। कहा है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मीन जितने भी रिएक्टेंट के एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के एटम्स के। देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन को देखें, Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर Fe देखें तो यहाँ पर Fe, यहाँ पर जो Fe दिया है हमारे पास वो 1 है, यहाँ पर Fe हमारे पास जो है वो 3 दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 दिखाए गए हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो भी 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारे पास 4 आ गए हैं। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो दोनों साइड में सेम नहीं है, इसलिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है।